अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम इंशाल्लाह आज प्रोबेबिलिटी इन इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 2 करेंगे और लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर बाय रिवाइजिंग द कंटेंट्स व्हिच वी कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट टाइम। हम लोगों ने कोर्स आउटलाइन से स्टार्ट किया था। मैंने कुछ ज़िक्र किया था कि हम लोग इंशाल्लाह कौन सी किताब फॉलो करेंगे और आप लोग उसके कौन-कौन से चैप्टर्स और कितने अरसे में पढ़ोगे। फिर हम लोगों ने कुछ असाइनमेंट वेटेजेस को भी देखा था कि कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको इस कोर्स में, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, 1 आवर टेस्ट और फाइनल्स, और उनमें से फिर हर किसी की अपनी वेटेज क्या है ओवरऑल 100% में। तो अगर आप लोगों से मिस हुआ है तो प्लीज़ यू मस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन। अच्छा, फिर हम लोगों ने जब फॉर्मली कोर्स का टॉपिक पढ़ने शुरू किए थे तो वी वेंट थ्रू 1.1 जो आपकी टेक्स्ट बुक का टॉपिक है, और उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो एक हल्की सी रिवीजन अब हम अभी भी कर लेते हैं कि पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस क्या होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सा मोबाइल सेट, ठीक है, पर्टिकुलर वर्जन ऑफ मोबाइल कौन सा लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस चीज़ को का अगर हम लोगों ने पता लगाना है तो इसमें पॉपुलेशन क्या हो सकती है? अच्छा, अगर आप मेरे सवाल पे गौर करो तो मैंने इसमें किसी कंट्री को आइडेंटिफ़ाई नहीं किया। मिसाल के तौर पे मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में कौन-सा मोबाइल सेट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर मेरा सवाल ये हो तो फ़ोर्स पॉपुलेशन जो है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब चूँकि मैंने सवाल को जनरल रखा है कि मोबाइल सेट कौन-सा ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो दैट वुड कंटेन ओवरऑल मोबाइल सेट्स, ठीक है? मैं इसको एमएस लिख रही हूँ। ओवरऑल मोबाइल सेट्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड, ठीक है? और अगर मेरा सवाल ये होता कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मोबाइल सेट कौन-सा पसंद किया जाता है, तो फिर जो पॉपुलेशन होती हमारी वो होती कि ओवरऑल मोबाइल सेट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान। अच्छा, और फिर अगर हम सैंपल की बात करें, तो हम ये करेंगे कि मिसाल के तौर पे कुछ हम लोगों की जो इनपुट है वो एक शहर से लेंगे, कुछ हम लोगों की इनपुट दूसरे शहर से लेंगे, और इसी तरह से वी वुड लाइक टू सी या कि अपने सैंपल में कि ये मुख्तलिफ शहरों की इनपुट हो, उसके अलावा मतलब एक ही पर्टिकुलर क्लास से, लेट्स सपोज़ कि सिर्फ स्टूडेंट से हम ये इनपुट ना लें, क्योंकि स्टूडेंट्स की चॉइस हो सकता है और हो, और अगर कोई शॉपकीपर्स है उनकी चॉइस हो सकता है कि कुछ और हो। तो हमारा जो सैंपल होता है उसमें हम कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन की अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है? गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन। लेकिन इस पॉपुलेशन में से लिए गए कुछ डेटा पॉइंट्स या कुछ डेटा वैल्यूज़ जो हैं, दे इट कॉन्स्टिट्यूट अ सैंपल। अच्छा, फिर हम लोगों ने बात की थी वेरिएबल की। वेरिएबल इज़ बेसिकली एनी क्वांटिटी, अच्छा, क्वांटिटी का वर्ड भी थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। एनीथिंग दैट बेसिकली डिफाइन्स चेंज इन समथिंग, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर हम लोगों ने मैंने भी मैं मेरा हालाँकि पिछली क्लास में भी हम लोगों ने कोई वेरिएबल को इसी तरह से पढ़ा था और हम इसी तरह से कुछ एक्सप्लेन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम स्टूडेंट्स का जीपीए जो है वो देखना चाह रहे हैं, तो वेरिएबल क्या होगा? मतलब जो हम लोगों ने पॉपुलेशन बेसिकली गैदर करनी है, उसमें वेरिएबल क्या चीज़ है? लेट्स सपोज़ कि मैं उसको एक्स से रिप्रेज़ेंट करती हूँ, जीपीए ऑफ एवरी स्टूडेंट, ठीक है? अब मुझे जो पॉपुलेशन गैदर करनी है वो इस लिहाज से करनी है, ठीक है? अब मेरी मेरी जो पॉपुलेशन होगी इट वुड हैव लॉट्स ऑफ नंबर्स। उसका लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो 0 होगा ऑफ कोर्स, और हाईएस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो 4 होगा। और अगर मैं इस एक्स की को मतलब रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ये तो वेरी एक्स तो वेरिएबल हो गया ना, जिसमें जो वेरिएबल इटसेल्फ है दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर। लेकिन अगर मैं एक्स को रिप्रेजेंट्स करूँ तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस एंड सो ऑन। अब डिपेंड करता है कि मैं इस जो मेरी पॉपुलेशन है वो मैं इस क्लास की बात कर रही हूँ, या मैं ओवरऑल जूनियर्स की बात कर रही हूँ, या फिर मैं डबल ई की बात कर रही हूँ, या फिर मैं आईएसटी की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो इस लिहाज से पॉपुलेशन जो है वो वेरी होती जाएगी।
अच्छा, ओके। और इसी तरह से वेरिएबल ये भी हो सकता है कि किसी पॉपुलेशन को हम एग्जामिन करना चाहें सच दैट कि आईएससी में लेट्स सपोज जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कौन से शहरों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि वाई, वी वुड से कि सिटी टू विच a student belongs to, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे जो y होगा दैट कैन बी रावलपिंडी, ठीक है, मुल्तान, सॉरी, या फिर हैदराबाद एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये दो तरह के वेरिएबल बताने का मकसद ये था कि हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकें कि वेरिएबल ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नंबर्स हो। जैसे यहाँ पर एक्स जो वेरिएबल मैंने रखा था जीपी ऑफ एवरी स्टूडेंट, यहाँ पे वेरिएबल इस तरह का है कि जब हम लोगों ने पॉपुलेशन से डेटा इकट्ठा करना है तो दैट इज़ ऑल नंबर्स। लेकिन वेरिएबल इस तरह का भी हो सकता है कि जिसमें हम जब डेटा इकट्ठा करें तो वो बजाय इसके के नंबर्स हों कुछ कैटेगरी भी हो सकती है, ठीक है। तो वेरिएबल जो है वो ज़रूरी नहीं कि नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करें। अच्छा, और इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स ऐसे हैं जिसमें एक ही डेटा पॉइंट या एक ही वैल्यू, जैसे मिसाल के तौर पर ये 2.1 या 1.96 है और इसी तरह से यहाँ पर रावलपिंडी या मुल्तान है। तो ये बेसिकली एक एंट्री के अगेंस्ट एक ही वैल्यू है। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं दे आर यूनिवेरिएट, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं दे कैन ऑल्सो बी बाई वेरिएट, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम हर स्टूडेंट के अगेंस्ट उसके मेट्रिक और एफएससी के नंबर लिखना चाहें, ठीक है। हमारे ज़माने में तो मैट्रिक्स 850 नंबर का होता था, तो मुझे याद नहीं है कि मुझे मतलब पता नहीं कि आप लोगों की दफ़ा कितने का होता है, लेकिन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि टोटल नंबर अगर अभी भी 850 हैं तो मैट्रिक के नंबर और एफएससी के नंबर हम अगर हम अज्यूम करें कि 1100 में से हैं तो लेट सपोज के 850 टोटल जो आए हैं। तो अब आप नोट करो कि स्टूडेंट तो बेसिकली एक है जिसके अगेंस्ट डेटा लिया गया है, लेकिन अब उसकी उसकी दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हैं उससे अगेंस्ट रिकॉर्ड की गई हैं, ठीक है। तो दिस इज बाई वेरिएट डेटा। इसी तरह से कोई और स्टूडेंट है उसके लेट सपोज के 695 और 900 उसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया एफ एंड सो ऑन। तो इस तरह का जो डेटा है कि हर पॉइंट के अगेंस्ट या हर डेटा वैल्यू के अगेंस्ट, आई वोंट से डेटा वैल्यू, लेकिन हर एंटिटी के अगेंस्ट दो वैल्यूज़ हम नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट वुड बी बेसिकली अ बाई वेरी डेटा। किसी भी जगह के ऊपर हम टेम्परेचर प्रेशर दोनों की वैल्यू मॉनिटर करें तो अगेन दैट वुड बी बाई वेरिएट डेटा। अच्छा, और इसी तरह से मल्टीवेरिएट डेटा सेट, हम एक ऐसे डेटा सेट को कहेंगे जहाँ पर हम हर एंटिटी के अगेंस्ट 3 या उससे ज़्यादा वैल्यूज़ को नोट आउट करें। मिसाल के तौर पे अगर आप एडमिशन ऑफिस में जाओ और आप अपने नाम के अगेंस्ट डेटा देखो, ठीक है। तो अब है तो एक स्टूडेंट का डेटा, लेकिन उसमें उसके एफएससी के नंबर भी होंगे, उसमें उसके मैट्रिक के नंबर भी होंगे, उसमें उसके गैट टेस्ट के नंबर भी होंगे, सीएनआईसी भी होगा, शहर भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब स्टूडेंट एक है लेकिन उसे अगेंस्ट इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके नाम के साथ एसोसिएटेड है या एक एक एंट्री के अगेंस्ट एसोसिएटेड है, ठीक है। तो वी कॉल सच डेटा एज मल्टीवेरिएट। अब हर स्टूडेंट का नाम निकाल के अगर हम देखें तो हर स्टूडेंट के साथ यही कुछ इन्फॉर्मेशन अटैच्ड है। तो बेसिकली मल्टीवेरिएट डेटा सेट्स, हम इस तरह के डेटा सेट्स को बोलते हैं। अगेन जैसे मोबाइल की अगर हम बात करें तो मोबाइल में भी सारी उसका उसका वेट, उसका उसकी थिकनेस, उसका कैमरा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ओके, तो इसी तरह से फिर हम लोगों ने इसके बाद डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है ना वो तो एक्चुअली हम इस कोर्स सॉरी इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे और हम आज ही बल्कि स्टार्ट भी करेंगे। इट इज़ अबाउट डिस्क्राइबिंग पॉपुलेशन, ठीक है। उसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि हम जब इस टॉपिक के ऊपर आएंगे तो हम पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम डिस्क्राइब करना ही क्यों चाहते हैं।
तो क्यों करना चाहते हैं डिस्क्राइब और हम कैसे करते हैं, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। और इन्फ्रेंशियल की अगर हमारे पास सैम्पल है अवेलेबल, बिकॉज समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉपुलेशन को गैदर करना, इकट्ठा करना, ये सारी पॉपुलेशन का डेटा अवेलेबल होना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। तो अगर हमारे पास सैंपल है अवेलेबल तो हम इस सैंपल सेट को देख कर, फॉर एग्जाम्पल इसका हम मीन निकालते हैं, उसका हम मोड निकालते हैं, तो क्या इन इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ इन्फर कैसे कर सकते हैं, कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह से फाइनली हम लोगों ने ये देखा था कि सैंपल कैसे बनता है। तो सैंपल की वैसे तो 3 इम्पॉर्टेंट किस्में हैं, ठीक है। 2 के ऊपर ज़रा ज़्यादा फोकस होता है। एक हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपल होता है। सिंपल रैंडम सैंपल में बेसिकली है कि अगर आपके पास एक पॉपुलेशन सारी की सारी अवेलेबल है, आप उसमें से कोई भी 10 चीज़ें मिसाल के तौर पर, या एन नंबर ऑफ थिंग्स, आपने लेट्स सपोज कि आपके सैंपल का साइज एन है, तो कोई भी एन नंबर ऑफ थिंग्स आप रैंडमली उठा सकते हो। आप चाहे तो पहले 10 उठा लो, आप चाहे तो एक एक करके एन एन चीज़ें उठाओ उसमें से, ठीक है। तो मतलब उसमें हर किसी को उठाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है दैट इज़ इक्वली लाइकली। अच्छा, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास एक और तरीका होता है सिस्टमैटिक सैंपल। उसे हम ये क्या करते हैं कि बिकॉज वी वांट कि ऐसा ना हो कि हम जब लेट्स सपोज कि हम लोगों ने 100 चीज़ों में से 10 चीज़ें उठानी है, तो पहली 10 चीज़ें मिसाल के तौर पर उठा लें। हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि पूरे सैंपल में से हमारे पास बेहतर, वो सॉरी, पूरे पॉपुलेशन में से हमारे पास अच्छी सी रिप्रेजेंटेशन हो। तो व्हाट वी डू कि पहली हम चीज़ उठाने के बाद वी लीव आउट के थिंग्स, देन वी पिक अनदर थिंग, अनदर डेटा पॉइंट, फिर हम के छोड़ते हैं चीज़ें, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट वाली उठाते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया कि इसको उठाया और फिर हम लोगों ने यहाँ पे के सैम्पल्स को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जब हमारे पास के प्लस 1 आएगा, इसको हम उठाएंगे और फिर हम यहाँ पे के सैम्पल्स को छोड़ देंगे और फिर हम यहाँ पे जो 2k प्लस 1 ये वाला सैम्पल आएगा, हम इसको उठाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस वे ऑफ मेकिंग अ सैम्पल आउट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सैम्पल। और आई होप कि जो तीसरे वाले सैम्पल का तरीका था स्ट्रेटिफाइड, आई गेस, सैम्पल, ठीक है, द थर्ड वे ऑफ चूजिंग और मेकिंग अ सैम्पल आउट ऑफ द गिवन पॉपुलेशन, वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसमें हम लोग को क्या करते हैं कि नॉन ओवरलैपिंग सॉर्ट ऑफ चंक्स या बना लेते हैं, स्ट्रेटाज उसे को बोलते हैं, और देन वी पिक वन डेटा पॉइंट फ्रॉम एवरी चंक, ठीक है। और इस तरह से होता है कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि हम थोड़ी बेहतर किस्म की या बेहतर किस्म के डेटा पॉइंट्स उठाएँ या ऐसे डेटा पॉइंट्स उठाएँ जिनकी आपस में मुताबिकत थोड़ी सी कम हो, ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने सब चीज़ें पढ़ी थी पिछली बार, और अब हम शुरू करेंगे आज के लेक्चर से इंशाल्लाह, दैट इज़ 1.2। और ये अब हम थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाने लगे हैं। और हमारे 1.2 टॉपिक का नाम है पिक्टोरियल एंड टेबुलर मेथड्स, एक मिनट, इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इन 3 तरह के मेथड्स यानी कि स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, डॉट प्लॉट और हिस्टोग्राम, हम आज ये सीखेंगे कि डेटा सेट को इन 3 मेथड से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। ये हम आज बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो ओके, मैंने आप लोगों को शायद भी बताया था स्टार्ट में भी कि सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे ना कि हम डेटा को डिस्क्राइब करना क्यों चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है दैट इज़ कि अगर हमारे पास नंबर्स बहुत ज़्यादा लिखे हुए हो ना, एक मतलब हमारे सामने का डेटा सेट जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स की फॉर्म में, मिसाल के तौर पर अगली साइड भी है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। मसलन इस तरह से हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन हो, ठीक है। तो हमारे लिए इसे कॉम्प्रीहेंड करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि इसमें लिखा हुआ क्या है या इसका मतलब क्या है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले कॉलम की बात करूँ, ठीक है,
अब ये तो डेट्स हैं तो डेटा पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो अगर पहले कॉलम की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव है, कुछ अचानक नेगेटिव हो जाती हैं, फिर बीच में कहीं पॉजिटिव भी आती है, तो मुझे इससे अंदाज़ा करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि ट्रेंड क्या है, इससे मैं क्या इन्फर करूँ, ठीक है? तो इस मतलब बहुत सारे नंबर्स अगर हमारे सामने लिखे हो तो हमारे लिए कॉम्प्रिहेंड करना डेटा को बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हमारे सामने कुछ विजुअली कुछ डेटा को रिप्रेजेंट किया जाए तो वो हमारे लिए उसको याद रखना भी आसान है, उसको समझना भी आसान है। मसलन ये हम लोगों ने स्लाइड देखी कि डेटा को इस तरह से पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ विजुअल एड्स हों सच दैट कि हमारे पास कोई बार ग्राफ्स बने हों, ठीक है, या कोई पाई चार्ट्स हों, या कोई हमारे पास लाइन चार्ट्स हों जो कि ट्रेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इस तरह के डेटा को समझना, इंटरप्रेट करना या उसके बारे में कोई कुछ कंक्लूजन निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है? तो इट इज़ डिफ़िकल्ट to understand data through numbers, but it is easy to understand data through some visual aid. ओके तो हम लोगों ने अभी तो समझ लिया कि डेटा को डिस्क्राइब करना इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। तो हम लोग अब ये चाहेंगे कि हमें कुछ तरीके भी आएँ जिसके थ्रू हम डेटा को डिस्क्राइब कर सकें। ओके तो उसमें से जो सबसे पहला मेथड है दैट इज़ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। अच्छा, जो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है, उसमें ये थोड़ा-सा उसके बारे में कुछ कहानियाँ लिखी हुई हैं कि वो होता क्या है, मैं आपको थोड़ी-सी लिख के भी बता देती हूँ कि इसमें कुछ लीडिंग डिजिट्स आपको नज़र आ रहा होगा कि वो स्टेम्स बन जाते हैं और ट्रेलिंग डिजिट्स जो हैं वो लीव्स बन जाते हैं। इसका बात का मतलब ये है कि लेट्स सपोज़ हमारे पास एक डेटा पॉइंट है 83 जिसको हम रिप्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं, तो इसमें जो 8 है बेसिकली जिसको हम लीडिंग डिजिट कहते हैं, ठीक है, दैट बिकम्स अ स्टेम और 3 विच इज़ ट्रेलिंग डिजिट दैट बिकम्स अ लीफ, ठीक है। और हम बेसिकली जितनी भी स्टेम वैल्यूज़ हैं हमारे पास यानी कि जितने भी डेटा पॉइंट्स गिवन होते हैं उसके हम लीडिंग डिजिट्स उठाते जाते हैं और हम एक वर्टिकल कॉलम में, वर्टिकल का मतलब उसकी फोर्स की डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, इस तरह से हम स्टेम्स को लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके आगे हम जो लीव्स हैं लिखते जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास डेटा में कोई 2 वैल्यूज़ इस तरह की हैं तो यू कैन सी के स्टेम तो इसका 2 हो गया और यहाँ पे फिर 3 और फिर थोड़े से स्पेस के साथ 5 इस तरह से लिखा होता है। तो ये जो 2 डेटा पॉइंट्स हैं ये बेसिकली हम इस तरह से लिख लेते हैं। अच्छा और पॉइंट नंबर 3 यहाँ भी यहीं पे कवर हो गया कि हम लोगों ने उस जो लीव्स जो हैं उनको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया अगेंस्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेम वैल्यू, ठीक है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम लोगों ने इसका यूनिट डिस्क्राइब करना होता है। मसलन यूनिट डिस्क्राइब करने का मतलब ये है कि वी वुड लाइक टू राइट कि इस तरह से लिखे जाने का मतलब 23 है बिकॉज इट्स वेरी मच पॉसिबल कि हम यहाँ पर डिजिटल डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो और 2/3 कैन इक्वलेंटली मेन 2.3, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 जिसका मतलब ये है कि हम लोगों ने यूनिट्स डिस्क्राइब करने हैं या की डिस्क्राइब करनी है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होती है। अच्छा इसको लिखने का बेसिकली मतलब ये भी हो सकता है एक और तरीका भी हो सकता है इसको लिखने का कि लीव इज इक्वल टू 0.1 यूनिट्स, ठीक है। तो जब मैंने इस तरह से लिख दिया बजाय से कि मैं ऐसे लिखूँ, अगर मैंने इस तरह से लिखा कि लीफ इज इक्वल टू 0.1 यूनिट्स तो वो मुझे ऑलरेडी पता है कि मैंने अब 3 को 0.1 से मल्टीप्लाई करके 2 के साथ ऐड करना है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 0.3 और फिर मतलब इसमें जो जो बेसिकली 2 है वो टेंस के साथ मल्टीप्लाई होगा विच वी डोंट नीड टू राइट, लेकिन उसका जो बेसिकली मतलब बनता है वो ये है कि 2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है नहीं इस केस में तो प्रॉब्ली नहीं, इस केस में नहीं, 2 को मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट सॉरी 0.3 तो इसका रिजल्ट आएगा, 3 को मुझे 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी 2.3, ठीक है। अच्छा और अगर आप नोट करो कि इसमें ये जो ऊपर वाला तरीका है इसमें हम फिर
2 को बेसिकली 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट वी मे गेट 23। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग की टू अ स्टेम एंड लीफ ग्राफ सो दैट वी कैन इंटरप्रेट इट इजीली। अच्छा जी, इसको हम एक आगे भी करेंगे ताकि आपको अगर इसका जो की है स्टेम एंड लीफ ग्राफ अगर वो समझ नहीं आई तो दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अगली आगे जब एग्जांपल आएगी। अच्छा, अब स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले जो है वो हमें आसानी हो जाती है कि हम ये देखना चाहें कि एक्सटेंड और स्प्रेड क्या है, कौन से डेटा पॉइंट ज़्यादा हैं। ठीक है, मसलन अगर मेरे पास एक वैल्यू यहाँ पर लेट्स सपोज कुछ मैं वैल्यूज़ और लिख लेती हूँ, 10 है, 19 है और यहाँ पे लेट्स सपोज 45 है, तो यहाँ पे मेरे पास 0 9 आ गया और यहाँ पे बस 5 आ गया। तो वी नो कि मेरे पास दरमियान में यानी कि 3 के अगेंस्ट 3 के 30s में या 50s में मेरे पास कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे स्प्रेड पता चल जाता है, प्रेजेंस ऑफ गैप जैसे मैंने भी बताया कि 30s में या 50s में वैल्यूज़ नहीं है तो मुझे गैप आइडेंटिफाई हो गया। और फिर सिमेट्री क्या है, डेटा किस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, लोअर वैल्यूज़ की तरफ, हायर वैल्यूज़ की तरफ। ठीक है, और पीक्स मुझे कहाँ पे मिलेंगी। मसलन अगर मेरे पास यहीं पे एक नंबर और आ जाए 23, एक और आ गया मिसाल के तौर पे, तो अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि 20s में नंबर्स थोड़े से ज़्यादा हैं, यहाँ पे मुझे पीक मिलने का चांस है। ठीक है, और इसी तरह से अगर कोई आउटलायर आ जाता है, लेट्स सपोज के आई हैव 90 एज वेल, तो इसका मतलब होगा कि मुझे यहाँ पर जगह बस थोड़ी सी कम है, लेकिन आई वुड ऐड अ 6 7 8 एंड देन आई वुड ऐड अ 9। तो अब ये वैल्यू बेसिकली बहुत नीचे जाकर आएगी जो 90 है, तो ये आउटलायर को डिफाइन करेगी। आई होप एवरी वन ऑफ यू नोज कि व्हाट एन आउटलाइंग वैल्यूज इज। आउटलायर बेसिकली एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि बाकी डेटा पॉइंट्स से थोड़ी सी हट के होती है। हट के से मुराद उससे मुताबिकत नहीं रख रही होती, उनके न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत करीब नहीं होती बाकी डेटा पॉइंट्स के। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है, सॉरी डेटा सेट है, एंड वी वुड लाइक टू सी कि हम इसका स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर मैं इसके स्टेम्स देखूं तो मेरे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है दैट इज़ आई गेस 37। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 तक तो मुझे जाना है, और मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू 6 आ रही है, तो इसका मतलब अच्छा ये उसी तरह से लिखे हुए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। तो मेरे पास जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी दैट वुड बी 0 और दरमियान में फिर 1 और 2 आ जाएगा। तो अगर मैं 0 के साथ देखूँ तो यहाँ पे 6 और 9, समटाइम्स देयर इज़ अ कॉमा, यू कैन मिस द कॉमा टू। और अगर मैं 3 के साथ देखूँ तो 7 फिर 3 3 और 2। ठीक है, अच्छा 1 के साथ नहीं, पहले हम 2 के साथ देख लेते हैं। 9, अब मैं यहाँ पे कॉमास नहीं डालूंगी सो दैट इट मे बी नोन कि कॉमास डालना ज़रूरी नहीं होता। 9 8 8 3 2 2 2 1 1 1 0 0। ठीक है, और इसी तरह से 1 के साथ 9 9 8 8 8 6 5 4 4 4 2 और 2। ठीक है, और इसका हम जो कि साथ लिख सकते हैं, देर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज़। एक तो ये कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसको हम 6 पढ़ें। ठीक है, देर दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़। नंबर 2 ये है कि हम यहाँ पर लिखें कि जो स्टेम है दैट शुड बी दैट हैव यूनिट्स ऑफ टेंस यूनिट्स, और जो लीफ है दैट हैज़ अ यूनिट ऑफ वंस। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया स्टेम पे जो भी नंबर है उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस लीफ पे जो भी नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और दोनों को ऐड करना होगा। ठीक है,
तो these are the two options for specifying key against this stem and leaf display। ठीक है, तो ये हमारे पास stem and leaf display आ गया। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि मैंने इसको 0 से शुरू करके मैं 3 तक लेके गई हूँ। इट इज़ इक्वली ओके अगर आप इसको 3 से लेके शुरू करके 0 तक आओ तो। ठीक हो गया। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास ये एक और एग्जांपल है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले की, जहाँ पे हमारे पास ह्यूमिडिटी लेवल की कुछ रिकॉर्डिंग मौजूद है। व्हाट यू शुड डू, यू शुड पॉज दिस वीडियो हियर फॉर अ मोमेंट एंड ट्राई टू डेवलप योर ओन स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। सो अज्यूमिंग कि आपने ऐसा कर लिया है, सो लेट्स सी कि हमारे पास पॉसिबल डिस्प्लेस क्या हो सकते हैं। दीज टू फॉर एग्जांपल। अच्छा, इनमें अगर आप देखो तो फ़र्क नहीं है। खास तौर पे जो स्टेम की वैल्यूज़ हैं वो दे आर असेंडिंग इन नेचर। लीव्स दोनों के डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे जो मेरे पास ऊपर वाला स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है, यहाँ पर वैल्यूज़ जिस तरह से इसको डेटा सेट मिली है, मिसाल के तौर पे पहले इसको 12 मिला, 12, उसके बाद 17 और फिर 15। ठीक है, तो ये इस डिस्प्ले में बिल्कुल उसी तरह से लिखा गया। मसलन मिसाल के तौर पे पहले चूंकि 12 आया था तो 1 के अगेंस्ट 2 लिखा गया, फिर वैल्यू 17 उस डेटा सेट में अगर हुई तो 7 लिख दिया और उसके बाद 5 लिख दिया। ये एक दूसरी तरह का डेटा सेट है जिसमें उसको ये मुनासिब लगा कि वो डेटा सेट को थोड़ा सा अरेंज कर दे या असेंडिंग ऑर्डर में लिख दे। ठीक है, अब अगर ये स्टेम एंड लीव डिस्प्ले अवेलेबल होगा तो इसको देख अगर मैंने डेटा सेट बनाना होगा तो वो थोड़ा सा मुझे मेरे लिए एक असेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ परफेक्टली ओके। कोई ना तो ज़रूरी है कि आप इसको ज़रूर ही असेंडिंग ऑर्डर में रखें, जैसे मेरे पास ये इस तरफ अवेलेबल है। ठीक है, आई मीन ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वली वैलिड प्रेजेंटेशंस हैं स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले की। ओके, हम एक और तरह से भी स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले कर सकते हैं अगर हमारे पास डेटा सेट्स दो तरह के अवेलेबल हों। इसमें आपको सबसे ऊपर वाली वैल्यू नज़र नहीं आ रही, मैं इसको थोड़ा सा मूव अराउंड करती हूँ। सबसे पहली वाली वैल्यू मेरे पास 22 है। मिसाल के तौर पर मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं कि मेरे पास एक रेड टीम है, ठीक है, और उसमें जितने भी प्लेयर्स हैं वो इतने इतने मिनट्स खेले हैं। ठीक है, और लेट्स सपोज कि मेरे पास एक और टीम है जिसमें जो प्लेयर्स हैं उनके अगेंस्ट मिनट्स प्लेड का रिकॉर्ड किया गया है। तो अगर हम लोगों ने इस तरह के दो डेटा सेट्स को एक स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले से करना तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसमें देखना ये होता है, अगेन हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू देखनी है जो कि किसी भी इन दोनों में से किसी भी डेटा सेट्स में है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो सारे मुझे 2 डिजिट्स नंबर नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो ब्लू टीम है, ब्लू टीम को अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे 4, 2, 1 इस तरह की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जो सिर्फ वन डिजिट वैल्यूज़ हैं। तो मुझे इसका मतलब ये है कि जो अपना स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनाते हुए एक ज़ीरो की वैल्यू तो इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू देखूँ तो वो अगेन मुझे ब्लू टीम में ही मिल रही है 31। अगर मुझे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर मिल रही होती रेड टीम में तो मैं उस हिसाब से हाईएस्ट वैल्यू डिसाइड करती। लेकिन इन एनी केस हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों इस वक्त चूँकि ब्लू टीम में ही है, तो हमारा स्टेम स्टार्ट कहाँ से होगा, ख़त्म कहाँ पे होगा, वो इस वक्त ब्लू टीम में डिसाइड कर रही है। ओके, तो अब हम लोगों ने किया यूँ कि एक तरफ सारी ब्लू टीम की वैल्यूज़ लिखी, एक तरफ हम लोगों ने सारी रेड टीम की वैल्यूज़ लिखी। तो हमें फिर ये भी अब अंदाज़ा हो गया कि हम स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले को बेसिकली इस्तेमाल करते हुए 2 डेटा सेट्स को भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा मैंने अभी तक देखा नहीं, और वो मेरा ख़्याल है कि इसलिए भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बिकॉज़ हम लोगों ने यहाँ पे 2 डायमेंशंस तो यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, मतलब एक्स कह लो और नेगेटिव एक्स कह लो। अब वी वुड नीड अ थर्ड डायमेंशन टू रिप्रेजेंट अ थर्ड डेटा सेट व्हिच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो हम लोग स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले को बेसिकली 2 डेटा सेट्स तक ही कन्फाइन रखेंगे, यानी कि 2 डेटा सेट्स की रिप्रेजेंटेशन तक ही कन्फाइन रखेंगे। ओके, अच्छा, तो आई होप कि स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले आपको समझ आ गया हो। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। प्लीज़ मेक श्योर कि आप सिंगल डेटा सेट को भी बना सको स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले से, 2 डेटा सेट जैसे आपके सामने एग्जांपल नंबर 3 में है, इनको भी रिप्रेजेंट कर सको, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली की आप रिप्रेजेंट कर सको। अच्छा, आपने देखा होगा कि जैसे एग्जांपल नंबर 3 या 2 है, इनमें कीज़ रिप्रेजेंट नहीं की गई थी। तो जब की रिप्रेजेंट हम लोग नहीं करते
तो वो फिर बाय डिफ़ॉल्ट ये अज़्यूम किया जाता है कि ये जो आपके सामने यहाँ पे मैंने की लिखी हुई है ना, कि ये वाली की इस्तेमाल हो रही है। जैसे कि ये जो सबसे पहले अगर हम सबसे पहली स्टेम 0 और उसके साथ वैल्यू 1 देखें, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अज़्यूम किया जाएगा कि इसको हम 1 पढ़ेंगे, नॉट 0.1, ठीक है? तो की अगर ना लिखी गई हो, तो देयर इज़ बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंडिंग, जो कि मैंने भी एक्सप्लेन की है, एंड यू शुड नो अबाउट दिस। अच्छा जी, ओके। अब हमारे पास जो दूसरी तरह का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक टूल इस्तेमाल होता है, दैट इज़ डॉट प्लॉट। एक आपके पास जो पहली लाइन है वो यहाँ पे छुप रही है, तो मैं इसका साइज़ थोड़ा रिड्यूस करती हूँ ताकि वो आपको नज़र आए। ओके, तो डॉट प्लॉट इज़ बेसिकली अ समरी, अगेन अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है? जबकि हमारे पास डेटा सेट बहुत बड़ा ना हो और उसमें कुछ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हों, मिसाल के तौर पे, और ईच ऑब्जर्वेशन वी रिप्रेजेंट बाय अ डॉट, ठीक है? ऑन अ हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट स्केल। मेजरमेंट स्केल की का मतलब ये है, हॉर अच्छा पहले तो हम देखें ना हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब। हॉरिजॉन्टल का जब व्हेन वी मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? तो दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अच्छा, और मेजरमेंट स्केल की बात ये है कि हम अब यहाँ पे जो भी वेरिएबल की जो वैल्यू जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, वो आगे थोड़ी सी एग्जांपल आएंगी। मसलन अगर हम टाइम के लिहाज से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो हमारे पास यहाँ पे टाइम आ जाएगा, लेट्स सपोज कि आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 3 आवर, आफ्टर 4 आवर एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट स्केल बन गया, और उसके ऊपर हमारे पास जो भी वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगी, ठीक है? ओके, और फाइनली अगर हमारे पास लेट्स सपोज के एक वैल्यू की फॉर एग्जांपल कुछ रीडिंग हमारे पास 3 आवर्स के ऊपर ज़्यादा रीडिंग्स हैं, तो वो हमारे पास स्टैक होके इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? अच्छा, इसकी हम आगे एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज ड्रॉप आउट परसेंटेज ऑफ कॉलेजिएट्स फ्रॉम 50 डिफरेंट कॉलेजेस अक्रॉस द सिटी, ठीक है? कि किसी भी कॉलेज से ड्रॉप आउट होने की परसेंटेज अगर हमारे पास लेट्स सपोज हम लोगों ने 50 डिफरेंट कॉलेजेस की रिकॉर्ड की है, तो इसको इस तरह से समझना तो शायद हमारे पास मुश्किल हो, लेकिन हम अगर डॉट प्लॉट से समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे बनेगी। अच्छा, एक और चीज़ जो कि प्रोबेबली मेरी इस स्लाइड में ज़रा मिसिंग थी, या हो सकता है कि आपको वो बहुत क्लियर ना हुई हो, वो ये है कि ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ना, एक्चुअली हम इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए। मसलन मेरे पास यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है, दैट इज़ प्रोबेबली 2.6, ठीक है, यहाँ पर। और इसी तरह जो सबसे बड़ी वैल्यू मैं फिगर आउट कर सक रही हूँ, दैट इज़ 12.8। तो आपका जो मेजरमेंट स्केल होगा ना, वो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, कि लेट्स सपोज कि अगर मैं इसको 2.5 से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, और 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 एंड सो ऑन, और आपको यहाँ पे कम से कम 13 तक ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है? तो आप इन वैल्यूज़ को बेसिकली देखते हुए फिगर आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिगर आउट द बिगेस्ट वैल्यू, और इनको देखते हुए आप एक हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट स्केल जो है वो बना लेते हो, ठीक है? और उसके बाद आप लेट्स सपोज कि जैसे मेरे पास ये 2.6 है, तो ये 2.5 के ज़रा सा बाद मेरे पास यहाँ पर एक डॉट आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद लेट्स सपोज कि मेरे पास अगली वैल्यू, अच्छा, आई कैन सी 2.5 एज वेल, ठीक है? तो 2.5 जो है वो बेसिकली मेरे पास, अगर ये मैंने 2.6 पे रिप्रेजेंट किया, तो 2.5 मेरे पास इस तरह से एग्जैक्टली एक 2.5 के ऊपर एक वैल्यू आएगी, ठीक है? ये वाली वैल्यू 2.5 के ऊपर, और उसके बिल्कुल साथ 2.6 के ऊपर एक वैल्यू, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ाती हूँ सो दैट आपको ये नज़र आ सके, ठीक है? अच्छा,
और उसी तरह से अगर मैं स्टार्ट करूँ पहली वाली वैल्यू से जो कि मुझे 10.8 नज़र आ रही है, और आई एम अज्यूमिंग कि मुझे 10.8 यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये बस अगर 10 है और ये 10.5, और ये ऑफ कोर्स जो वैल्यू है ये 11 को रिप्रेजेंट करेगी। आई नीड टू रेज दिस, वरना मैं मुझे 10.8 मेरे लिए उसका बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है ना ये 11 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दिस डॉट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट 11 एंड सो ऑन। और इसी तरह से हाँ हर वैल्यू के अगेंस्ट जो है ना वो डॉट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, लेट मी इंक्रीज साइज ऑफ दिस विंडो ताकि आप क्लियरली देख सको कि मैंने डॉट्स जो है वो किस तरह से बनाए हैं। ओके, और ये हमारे पास जो है ना डॉट्स की कंप्लीट पिक्चर है जो कि स्लाइड पे आपके सामने अपीयर हो रही है। ठीक है, अच्छा अगेन मैंने इसको अपनी आसानी के लिए 2.53 3.5 रखा था। मेरे पास डेटा थोड़ा सा खुला था, आप चाहो तो और वाइडर वैल्यूज़ ले सकते हो। मिसाल के तौर पे आप मतलब मैं 0.5 के डिफरेंस से गई थी, ये भी हो सकता है कि आप 2 से स्टार्ट करो, फिर आप 2.2 2.4 2.6 इस तरह से जाओ, लेकिन ऑफकोर्स वो स्प्रेड खासा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से हम एक और डेटा सेट को देखते हैं अगली स्लाइड पे, विच इज़ दिस वन। ये कोई पेंट स्टोर में जो फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स आए हैं। ठीक है, लेट्स सपोज के पेंट के जो गैलन्स हैं वो खरीदे गए हैं, उनके उनके कुछ ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो इनको हम डॉट प्लॉट से किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ अगर आपने वैल्यूज़ नोट कर ली हैं तो। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम एक हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट स्केल बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई शुड नॉट मिस 10 बिकॉज 10 की भी मेरे पास एक मेजरमेंट है। ठीक है, तो मुझे 1 की यहाँ पे 5 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, तो मैं 1 के ऊपर इस तरह से 5 डॉट्स बनाऊंगी। 2 की मुझे 3 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, तो मेरे पास 2 के ऊपर ये 3 प्लॉट्स बन जाएंगे। 4 की एक वैल्यू नज़र आ रही है, अगेन 5 की मुझे 2 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, 6 और 7 की एक एक, और ये फिर 10 की एक। ठीक है, तो ये जो डेटा सेट मुझे स्लाइड पे नज़र आ रहा है ये मेरे पास उसका डॉट प्लॉट बनेगा। एंड आई होप यू कैन सी कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। डॉट प्लॉट इज़ ईजी टू मेक। ठीक है, इसलिए मेरा हाल ऐसी एग्जांपल भी शायद मैंने 2 ही डाली है क्योंकि इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक। ओके, अब मेरे पास जो तीसरी तरह की प्रेजेंटेशन है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, दैट इज़ हिस्टोग्राम। मैं चाह रही हूँ कि पहले मैं आपको हिस्टोग्राम की तस्वीर दिखा दूँ कि जनरली वो होता क्या है, इसमें कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना भी हो, और अगर आप लोगों में से जिसने भी स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर एफएससी में पढ़ा था उन्होंने तो शायद बनाया भी हो। ठीक है, तो इस बेसिकली ये जो ग्राफ होता है ना, इसमें हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्लास इंटरवल्स मार्क करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है या वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज। अब हम इन तीनों चीज़ों को जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो फिर देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें अलग-अलग क्या होती हैं। ठीक है, और मतलब हम इनमें से हम जो भी वाई एक्सिस पे यूज़ करें बेसिकली वी नीड टू रिप्रेजेंट इट थ्रू हाइट। अच्छा, और इसके अलावा मतलब ड्रॉ करने का तरीका ये होता है कि हम ये बॉक्सेस या बार्स जो हैं बेसिकली ये बनाते हैं, और इनकी हाइट हर किसी की जो हाइट है वो रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज को। और ये जो बेसिकली इंटरवल्स हैं, मतलब ये जो मैंने बॉक्स बनाना है, मैंने कहाँ से शुरू करके कहाँ पे ख़त्म करना है। जैसे ये मेरे पास जो पहला बॉक्स है यहाँ पे 9.05 से लेकर 9.07 तक जा रहा है, तो ये इसका क्लास इंटरवल है। ठीक है, वी कॉल इट क्लास इंटरवल। 9.05 से लेकर 9.07 इज़ द क्लास इंटरवल, लेकिन 9.05 इज़ द क्लास बाउंड्री। ठीक है, ये जो दूसरा दूसरा बार या रेक्टेंगल है मेरे पास, ये शुरू हो रहा है 9.08, तो 9.08 इज़ द क्लास बाउंड्री। ठीक है,
तो क्लास इंटरवल इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्लास बाउंड्री इज़ अ डिफरेंट थिंग। और दोनों जो मेरे पास इंटरवल्स हैं ना वो ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए। मसलन अगर ये मेरे पास 9.07 पे ख़त्म हो रहा है तो अगला मेरे पास 9.08 से शुरू होगा। 9.07 जो है वो दोनों जगह पे नहीं आ सकता। अच्छा, ओके। और हम यूजुअली अब यहाँ पर सिर्फ गिवन डेटा सेट अवेलेबल है, हम कैसे डिसाइड करें ये हमने उसे कितने इंटरवल्स में डिवाइड करना है। तो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। हम 5 से 20 तक कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। बस हम लोगों का ख्याल ये रखना है कि इंटरवल्स जो हैं वो ओवरलैपिंग ना हो, एंटायर रेंज को कवर कर लें। एक आसान तरीका हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो डेटा सेट गिवन है उसमें हम मैक्सिमम नंबर आइडेंटिफाई करें, मिनिमम नंबर आइडेंटिफाई करें और कंप्लीट रेंज हम इस तरह से निकालें, ठीक है? कि मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर को माइनस करके वी कॉल इट आर द कंप्लीट रेंज। और दिस और हम लोगों ने नंबर ऑफ क्लासेस तो पहले स्टेप में डिसाइड कर ही ली होती हैं। वो हम जब डिवाइड करते हैं इस तरह से तो वी गेट के हमें एक इंटरवल की रेंज कितनी होगी, हमारे जो क्लास इंटरवल है उसकी रेंज कितनी होगी, ठीक है? ओके, ठीक है। और इसी तरह से फर्स्ट इंटरवल जो है वो इट शुड बिगिन फ्रॉम अ लिटिल बिलो देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। और इसी तरह से जो लास्ट इंटरवल है इट शुड एंड इन सच अ वे कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उससे थोड़ी सी आखिरी आखिरी क्लास इंटरवल की जो बाउंड्री वैल्यू है वो बड़ी हो, ठीक है? लेट मी से इट वंस अगेन। आखिरी क्लास इंटरवल की जो बाउंड्री वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू से डेटा सेट की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। और इसी तरह से नन ऑफ द डेटा वैल्यूज़ शुड फॉल ऑन द बाउंड्रीज। डेटा वैल्यूज़ हमारे पास मतलब हमारी क्लास इंटरवल का साइज डिसाइड करना या उसकी रेंज डिसाइड करना बिकॉज वो हमारे हाथ में है। तो एक चीज़ का हमें मस्ट ख्याल रखना चाहिए कि हमें वो ऐसी वैल्यूज डिसाइड नहीं करनी चाहिए कि वो डेटा पॉइंट की हो। मिसाल के तौर पर अगर हम क्लास इंटरवल 2 से 3 डिसाइड करते हैं और एक डेटा पॉइंट है जिसकी अपनी वैल्यू 3 है, तो ये एक गलत असम्पशन है। मतलब हमें अगर तो वैल्यूज सच एज़ 2 से 3 की अगर मैं बात करूँ तो 2.5, 2.6 ये सारी वैल्यूज़ उसमें आ जाएँगी। लेकिन एग्ज़ैक्टली 3 की अगर हम बात करें तो ये क्लास इंटरवल के लिए मुश्किल हो जाएगा उसको हैंडल करना, ठीक है? तो वी शुड डिसाइड द वैल्यू। हम 2 से 3.5 ले लें मिसाल के तौर पे, ठीक है? अच्छा जी, और एक फ्रीक्वेंसी टेबल होता है जो कि हमें हिस्टोग्राम से पहले बनाना पड़ता है, वो भी हम बनाना सीखते हैं अभी। ओके, तो ये है हमारे पास जनाब एक डेटा सेट जिसमें मुख्तलिफ़ जगहों से पानी के सैंपल्स लिए गए हैं और उन पानी के सैंपल्स को चेक किया गया है कि उसमें इम्प्योरिटी इन पार्ट्स और मिलियन कितनी है। और नाउ वी वांट टू मेक अ हिस्टोग्राम सो दैट वी कैन ईज़िली अंडरस्टैंड दिस डेटा सेट। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है दैट सीम्स टू बी 11। और जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट सीम्स टू बी 35। अच्छा, जो रेंज है हमारे पास दैट कम्स आउट टू बी 24, ठीक है? और अगर हम डिसाइड करें कि नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 5 होंगी, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, बिल्कुल इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था कि 5 से 20 तक आप जो मर्ज़ी नंबर डिसाइड करो, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ कि हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस 5 हैं, तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल है दैट वुड बी गिवन बाय 24/5, ठीक है? अच्छा, ओके। तो हम लोगों ने बेसिकली किया यूँ है कि ये क्लास इंटरवल्स हम लोगों ने मतलब 5 क्लासेस के लिहाज से ये क्लास इंटरवल्स हम लोगों ने डिसाइड कर लिए। अच्छा, और अगर आप यहाँ पे नोट करो तो हमारे पास जो चूँकि मिनिमम वैल्यू 11 थी, तो इस वजह से जो पहली क्लास स्टार्ट हो रही है दैट बिगिन्स विद 10.5, ठीक है? और दैट एंड्स एट 15.5। और
जो दूसरी हमारी क्लास है, अच्छा एक एक बात और, अगर आप यहाँ पे नोट करो तो हमारे पास कोई भी वैल्यू डेसिमल्स में नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एक सेफ रेंज है। हमारे पास कोई भी डेटा पॉइंट इन बाउंड्री के ऊपर फॉल नहीं हुआ। देयर इज़ नो डेटा पॉइंट विद वैल्यू 10.5 एंड देयर इज़ अगेन नो डेटा पॉइंट विद वैल्यू 15.5। तो हमारे पास जो अगली क्लास स्टार्ट हो रही है वो 15.5 से लेके 20.5 एंड सो ऑन। अच्छा, और अगर आप नोट करो तो आपके पास हर क्लास का जो इंटरवल है ना, दैट इज़ इक्वलेंट। मतलब ये जो पहली पहली क्लास है मेरे पास, उसमें भी कल क्लास इंटरवल 5 का है, दूसरी में भी क्लास इंटरवल 5 एंड सो ऑन। अच्छा, अब आप नोट करोगे कि मैंने जो क्लास इंटरवल यहाँ पे लिखा था दैट वाज ऑफ वैल्यू 24.5। तो वो अब आपको कहोगे या प्रॉब्लली आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही हो कि यहाँ पे तो मेरे पास जो क्लास इंटरवल है इट इज़ अ लिटिल लेसर देन 5, और यहाँ पे जो मेरे पास क्लास इंटरवल्स बने हुए हैं दैट इज़ एग्जैक्टली ऑफ वैल्यू 5। तो उसका जवाब मैं आपको ये दूंगी कि चूंकि हमें मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट नहीं करना होता ना, जो क्लास इंटरवल्स हमने स्टार्ट करने हैं वो हम लोगों ने स्टार्ट करने हैं लिटिल बिफोर देन 11, और जो हमें आखिरी इंटरवल ख़त्म करना दैट शुड बी अ लिटिल मोर देन 35। तो बेसिकली क्लास इंटरवल को आपको इट शुड बी स्लाइटली हायर देन दिस वैल्यू, ठीक है। तो वो अगर वो 5 के थोड़ा सा करीब भी आएगी तो हम लोग उसको 5 बड़े आराम से ले सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते ये हैं कि जो हमारे पास पहला क्लास इंटरवल है 10.5 से 15.5, इसमें कितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो हैं वो सॉरी, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स नहीं, उसमें इस इन डेटा वैल्यूज से कितने वैल्यूज में फॉल हो रही। तो हम ये देखते हैं कि इसमें 11 के बाद 12, ठीक है, और 12 के बाद 15। तो 3 वैल्यूज़ जो हैं ये इस क्लास इंटरवल में आते हैं, ठीक है। तो और इसी तरह से अगर मैं 15.5 से लेकर 20.5 देखूँ, ये सारी डेटा वैल्यूज़ जो कि 15.5 से लेकर 20.5 तक हैं, तो बेसिकली 6 ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो कि इस क्लास इंटरवल में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर वो सारे एलिमेंट्स या उतने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स लिख लेते हैं जो कि इन क्लास इंटरवल में लाई करते हैं। तो इस कॉलम की जो हेडिंग होती है ना, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो तो कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि हम ये जो फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं, या जैसे इस क्लास इंटरवल में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 को हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, विच इज़ 25, टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज से, और फिर द नंबर वी गेट वी टर्म इट एज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह से कि मेरे पास 6 है, तो 6 को 25 से डिवाइड करके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास 0.24 आ गई, और परसेंटेज भी इसी तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि ये प्रॉब्ली आपको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि परसेंटेज के कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हैं, इन सबको अगर जब मैं ऐड अप करूँगी तो आई शुड गेट 100, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की मद में जो मुझे जितनी वैल्यूज़ मिल रही हैं, व्हेन आई वुड ऐड देम अप आई शुड गेट अ 1। अगर आपको परसेंटेज 100 से ज़्यादा मिल रही है ना, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपने कोई गड़बड़ की है, या तो कोई ये या 100 से कम मिल रही है तब भी मसला है। इसका मतलब है कि या तो कोई आपने कोई सैंपल वैल्यू कोई 2 दफ़ा ऐड अप कर ली है, तो तभी वो 100 से ज़्यादा परसेंटेज देगा, या अगर 100 से कम की है तो फिर उसी सूरत में परसेंटेज जो है वो 100 से कम आएगी, ठीक है, कोई सैंपल अगर आपने मिस कर दिया तो। ओके, तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया जिससे मैंने क्लास इंटरवल्स डिफाइन किए, फिर फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, और उसके बाद ये मेरे पास यहाँ पर हिस्टोग्राम बन गया, ठीक है। यहाँ पे आप क्लास इंटरवल्स देख सकते हो, और ये बस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर आपने फ्रीक्वेंसी के मतलब हिस्टोग्राम इस तरह से बनाना है कि फ्रीक्वेंसी बने, तो देन यू ओनली नीड टू राइट फ्रीक्वेंसी। अगर आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हिस्टोग्राम बनाना है, ओनली देन यू नीड टू कंप्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये तीनों कंप्यूटेशंस करो और फिर प्लॉट सिर्फ एक को करो, ठीक है। तो जो जिसके अगेंस्ट आपने हिस्टोग्राम बनाना है, आप वही कंप्यूटेशन करो, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो आपको इन एनी केस निकालनी पड़ेगी ही, क्योंकि और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज तो उसके बाद ही निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं हिस्टोग्राम की, जिसमें हमारे पास जो डेटा सेट है इट इज़ अ लिटिल अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि कुछ खास वैल्यूज़ उसमें बहुत ज़्यादा अकर हो रही हैं। अच्छा, मेरे पास जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है दैट इज़, मैं इसका साइज़ कम करूँ ताकि मुझे ये नज़र आए। ओके, 3.4 आई गेस, 3.4 इज़ द मिनिमम वैल्यू, ठीक है।
और इसी तरह से जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ 25.5। तो मुझे 3.4 से थोड़ा सा पीछे से शुरू करना है और ऑफ कोर्स जो मेरे पास आखिरी इंटरवल है दैट शुड गो बियॉन्ड 25.5। तो हम लोगों ने जब ये इंटरवल्स बनाए और फिर हम लोगों ने देखा कि 3.2 से लेकर 7.7 तक हम लोगों ने जो क्लास इंटरवल बनाया उसमें कितने वैल्यूज़ इस सैंपल से फॉल करती हैं, तो वी केम टू नो के देयर आर 29 वैल्यूज़, ठीक है। और इसी तरह से हम जब आगे जाते जा रहे हैं, हमारे पास पहला सैंपल 7.7 पर ख़त्म हुआ था, दूसरा इंटरवल हमारे पास 7.7 से शुरू होगा। तो यहाँ हमारे पास 10 एलिमेंट्स इस इंटरवल में आए, ठीक है। तो अब एक पर्टिकुलर इंटरवल ऐसा है जिसमें मैं अगर बात करूँ तो ओवरऑल जो सैंपल वैल्यूज़ हैं उसमें से बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो पहले इंटरवल में आ रही हैं। तो वी माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन सच अ सिनेरियो, और ये ऑफ कोर्स इसलिए आया है क्योंकि जो मेरे पास डेटा वैल्यूज अवेलेबल हैं दैट आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो एक तरह बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। अच्छा, तो उस सूरत हाल में हम लोग इस तरह से कुछ करते हैं कि फिर हम लोग ये जो क्लास इंटरवल्स हैं ना इनकी इक्वल वेट्स नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर व्हाट वी डू इज़ कि वी वांट टू कंप्यूट डेंसिटीज़। अब ये डेंसिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि वो हम कैसे करते हैं। उसका फिर तरीक़ाकार ये होता है कि हम इंस्टेड ऑफ इवन वेट्स या सेम क्लास इंटरवल फिर हम अनइक्वल क्लास वेट्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो लेट्स सपोज के मेरे पास चूँकि जो पहली मेरी क्लास है उसमें चूँकि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा फर्दर ब्रेक डाउन करती हूँ। और लेट्स सपोज के मैं 3.2 से लेकर 4.5, अगेन अब ये हम में से हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं इस ये वाली वैल्यूज़ ले रही हूँ, आप चाहो तो थोड़ी डिफरेंट भी ले सकते हो, ठीक है। दूसरा क्लास इंटरवल मेरा 4.5 से 6, तीसरा मेरा, और तीसरे से ऑनवर्ड्स मैं चाहूँ तो वो भी रख सकती हूँ, ठीक है। 7.7 से 12.2 और ये 12.2 से लेकर 25.7। मैंने दो इसमें से सेम रखे हैं, दो को मैंने स्प्लिट किया है और दो को मैंने मिला दिया है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है। फ्रीक्वेंसी में मुझे देखना है कि इस रेंज में, इस क्लास इंटरवल में मेरे पास कितने कंपोनेंट्स आए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 12 आते हैं, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे मेरे पास 5 आएंगे, इधर 10 और इधर 9। अब थोड़ी सी बेहतर किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है। अगेन अगर हम चाहें तो हम इसको 3 में भी ब्रेक डाउन कर सकते थे। इट्स टोटली अप टू अस। अच्छा, फिर हम लोगों ने जो अगला काम करना है वो हम लोगों ने कंप्यूट करनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आती हैं। ये वाली वैल्यू मेरे पास कैसे आई? 12 divided by total number of elements, which is how many? Let me see कि ये कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ताकि मैं आपको एग्जैक्ट फार्मूला बता सकूं जो इस्तेमाल हुआ है। ये 4 वैल्यूज़ 48। अच्छा जी, 12/48, तो ये मेरे पास जो है वो ये वाला फिगर आता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मेरे पास आ गया 0.1042, 0.2083 और इसी तरह से 0.1875। अच्छा, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, अब वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। इसे हम रिलेटिव नहीं, इसे हम रेक्टेंगुलर हाइट या फिर बेसिकली डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। वी वुड नेम दिस कॉलम और वैल्यूज एज डेंसिटी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, जैसे विच इज़ 0.25 ओवर है, इसको डिवाइड करना है क्लास इंटरवल से, विच क्लास इंटरवल की जो विड्थ है हमारे पास 4.5
-3.2, ठीक है। 4.5 -3.2, तो ये जो वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी 0.19। आई ऑल्सो वॉन्ट टू राइट 2 3, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि हमें 4 डिजिट से ज़रूर वैल्यू लिखनी चाहिए, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैंने क्लास इंटरवल से डिवाइड किया, और ये जो नंबर मेरे पास आएगा यानी कि 0.25 को मैंने जब इसके डिफरेंस से डिवाइड किया, तो मेरे पास जो नंबर आएगा 0.1923, आई कॉल इट एज डेंसिटी। मेरे पास यहाँ पे भी यही आएगा। उसके बाद इस जगह पे मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास ये आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि मेरी क्लास इंटरवल जो मेरा क्लास इंटरवल है ना, यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे मेरे पास, लेट मी जस्ट राइट कि मुझे डिवाइड किससे करना है, और उसके बाद फिर आप बाकी फिगर आउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं 0.5 को डिवाइड करूँगी 6 - 4.5 यानी कि 1.5 से, और मेरे पास एक डिफरेंट वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा, ये फिर मेरे पास आ गया 0.0613, 0.0463 और 0.0139। अच्छा, और अब मैं बेसिकली इन डेंसिटीज़ को प्लॉट करूँगी। मतलब अब जो मेरे पास हिस्टोग्राम बनेगा ना, ये तो मेरे पास क्लास इंटरवल्स आ गए, और यहाँ पे मेरे पास डेंसिटीज़ आ गई, ठीक है। तो ओके, दिस वैल्यू माइट नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। तो ये 3.2 से 4.5, और उसके बाद अगले वाली की विड्थ इससे थोड़ी सी ज़्यादा है बिकॉज इट एंड्स एट 6, और इसकी वैल्यू भी थोड़ी सी इससे कम है, ठीक है। नाउ यू कैन सी डिफरेंस बिटवीन द विड्थ्स एज वेल एज हाइट्स। उसके बाद जो अगला है दैट इज़ 0.6 से लेकर 7, एक अगेन इसका इससे भी ज़्यादा डिफरेंस है, 1.7 का इसका डिफरेंस है, और ये वैल्यू है, ये भी खासी कम है, 0.6 के अराउंड है। और अगला मेरे पास 7.7 से लेके 12.2 विच इज़ अ वेरी वाइड गैप। यहाँ मेरे पास 0.04 आ जाता है, और फिर अगला मेरे पास और भी बड़ा गैप है 25.7 तक, और यहाँ पे वैल्यू अकॉर्डिंगली और भी कम है। अच्छा, अब इन केस यू आर वंडरिंग कि हमें अगर हम विड्थ्स को चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पर एक फालतू कंप्यूटेशन डेंसिटी की क्यों करनी पड़ रही है, तो उसका जवाब मेरे पास ये है, या उसकी रीज़निंग ये है कि बेसिकली देखो, अगर हम आपके पास विड्थ कम है, लेट्स सपोज एक कम विड्थ में 2 एलिमेंट्स हैं, और एक ज़्यादा विड्थ में भी लेट्स सपोज 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो अब दोनों दोनों की डेंसिटी डिफरेंट हो गई, ठीक है। मतलब कम विड्थ में अगर 2 एलिमेंट्स हैं इट शुड बी मोर डेंस। ज़्यादा विड्थ में, मतलब ज़्यादा विड्थ का मेरे पास अगर एक इंटरवल है और उसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, अब उसका जो मतलब डेंसिटी हो गई, या आप यूँ समझ लो, आप लोगों ने ज़रूर प्रेशर कहीं पे फोर्स प्रेशर की चीज़ें पढ़ी होंगी, अब इट इज़ लेसर डेंस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चूँकि डेंसिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट शुड हैव लेसर हाइट। तो हम जब बेसिकली अनइक्वल विड्थ्स करते हैं तो फिर हमें अनइक्वल विड्थ्स अज्यूम करते हैं यहाँ हिस्टोग्राम बनाते हुए, तो फिर देन इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वो वी गो फॉर डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा था कि फिर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं क्लास इंटरवल से, और द नंबर कम्स अप इज डेंसिटी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर ये बनाना सीखा है, या ये करना सीखा है बेसिकली कि किस तरह से हम अगर हमारे पास किसी एक आध क्लास में बहुत ज़्यादा नंबर फॉल कर रहे हों, तो हाउ कैन वी मॉडिफाई द शेप ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह से हिस्टोग्राम्स आपके पास मुख्तलिफ़ शक्लों सूरतों के बनते हैं। मिसाल के तौर पे जो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ यूनिफ़ॉर्म हिस्टोग्राम, इसको मतलब इसका नाम यूनिफ़ॉर्म हिस्टोग्राम है, और ज़ाहिर है कि सी बात है कि ये एक इस तरह का डेटा सेट्स होगा, इस डेटा सेट का हिस्टोग्राम होगा जिसमें ऑलमोस्ट हर क्लास इंटरवल में हमें
लगभग एक ही तरह के एलिमेंट्स फॉल होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इस तरह का डेटा सेट, ये एक ऐसे डेटा सेट का हिस्टोग्राम होगा जो अब मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, हिस्टोग्राम स्क्यूड लेफ्ट को, जिससे हमारे पास हायर वैल्यूज़ पे ज़्यादा डेटा सेट है, ठीक है? तो इसको हम स्क्यूड लेफ्ट या इसको हम नेगेटिवली स्क्यूड भी कहते हैं। इसी तरह से स्क्यूड राइट को अगर आप देखो तो यहाँ पे लोअर वैल्यूज़ की तरफ ज़्यादा ऊंचे बार ग्राफ्स हैं। इसको हम स्क्यूड राइट या स्क्यूड पॉजिटिव भी कहते हैं। अच्छा, फिर मेरे पास यहाँ पे एक हिस्टोग्राम है जो कि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि ये दरमियान में जाके इसकी पीक है और ये सॉर्ट ऑफ मिरर इमेज देता है दोनों तरफ। तो इस तरह के हिस्टोग्राम को हम एक सिमेट्रिक हिस्टोग्राम कहते हैं। और फिर लास्टली मेरे पास एक हिस्टोग्राम है बाई मॉडल। बाई मॉडल में यूजली वो गेट टू पीक्स। इससे पहले जो बाकी के चार हमारे पास हिस्टोग्राम से अगर आप उनको नोट करो तो उन सारों में लगभग एक इंटरवल ऐसा है, यूनिफॉर्म में भी, स्क्यूड लेफ्ट में भी, स्क्यूड राइट में भी और सिमेट्रिक में भी, जहाँ पे मेरे पास एक ही पीक है, ठीक है? लेकिन बाई मॉडल में मेरे पास दो पीक्स आ रही हैं, ठीक है? तो बेसिकली वी लाइक टू इन्फर अबाउट डेटा फ्रॉम अ गिवन हिस्टोग्राम, तो इस वजह से वी नेम दैम। ठीक हो गया? तो हमारे पास जब इस तरह के हिस्टोग्राम्स बनते हैं तो देन वी कैन नो अबाउट आवर पॉपुलेशन और सैम्पल। अच्छा, उसके बाद लेक्चर तो है हमारा ख़त्म हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने खुद से करनी है और आप लोगों ने इनको ज़रा कोशिश करने की। और मैंने एक चीज़ प्रॉब्ली से मिस की है, ये कुछ सवाल स्टेम एंड लीफ प्लॉट के हैं, कुछ इसमें डॉट प्लॉट्स के हैं और फाइनली कुछ एक दो सवाल जो हैं वो हिस्टोग्राम के हवाले से हैं। एक मैंने इसमें मिस किया कि 1.2 जब ख़त्म हो जाता है आपका टॉपिक तो उसके वहाँ पे जो चैप्टर के एंड प्रॉब्लम्स हैं, इमीडिएटली आफ्टर दैट सेक्शन एंड्स, तो वो भी प्लीज़ आप लोगों ने करने की कोशिश करनी है एंड इट लेट मी नो अगर कोई सवाल नहीं होता तो, ठीक है? आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर को थोड़ा सा अकॉर्डिंगली थोड़ा हम छोटा कर लें ताकि फिर आपका टाइम जो है वो उस लिहाज से एडजस्ट हो सके। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।